नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे इस वक्त की तमाम अहम खबरों पर। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है। केजीएमयू के वाइस चांसलर विपिन पुरी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने तीसरी लहर को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, तीसरी लहर में बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा होने की बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं वो तीसरी लहर में संक्रमित होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी की 23 करोड़ आबादी में 42% बच्चे हैं और 12 से 18 साल के बच्चों के लिए बड़ा खतरा जो है वो तीसरी लहर में होगा। साथ ही आपको बता दें कि केजीएमयू ने 100 बेड का वार्ड पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और 25 बेड वेंटिलेटर और 25 बेड HFNC में तब्दील किए गए हैं। आपको बता दें, तीसरी लहर से बचने के लिए सीएम ने बड़े निर्देश दिए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देते हैं। जिस तरीके से इस वक्त देश जो है, प्रदेश जो है वो कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेल रहा है और दूसरी लहर का कहर लगातार बरप रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तीसरी लहर को लेकर बातें लगातार सामने आने लगी। जो जानकार है, जो वैज्ञानिक है, जो डॉक्टर है, लगातार उनका कहना है कि तीसरी लहर जो है वो और भी अधिक घातक होगी, क्योंकि तीसरी लहर में जो बच्चे हैं 12 से 18 वर्ष तक के वो अधिक संक्रमित होंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से दूसरी लहर में कहा गया कि जो युवा हैं वो संक्रमित होंगे और ऐसा देखने को भी मिला, अधिक युवाओं में कोरोना देखने को मिला, युवा जो है वो कोरोना की चपेट में आए। तो वहीं तीसरी लहर जो है वो कही जा रही है कि वो बच्चों को अपनी चपेट में लेगी और उस वक्त स्थितियां जो है वो बद से बदतर हो सकती हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि केजीएमयू के वाइस चांसलर विपिन पुरी का ये बड़ा बयान सामने आया है। तीसरी लहर को देखते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में बच्चों पर सबसे अधिक खतरा होगा। 2 लाख से अधिक बच्चे संक्रमित होने की बात सामने आ रही है, आपको बता दें। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी है और उसमें 40% से अधिक बच्चे हैं। यहाँ के वीसी डॉक्टर विपिन पुरी जी मौजूद हैं। सर, मुख्यमंत्री की जो मंशा है, आप उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। 100 बेडों का बच्चों का आपने बनाया है, किस प्रकार उसमें तैयारियां हैं, कौन कौन बातों का ध्यान रखा गया है? देखिए, ये जो 100 बेड्स जो हम जिसका पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर का जिसका हम कर रहे हैं, उसमें करीब 25 बेड्स होंगी जो वेंटिलेटर बेड्स होंगी। बाकी 25 बेड्स में भी हम जैसे HFNC या बाकी जो बाईपैप और नेजल कैनुलास, मतलब जिनको हाई ऑक्सीजन सपोर्ट जिन बच्चों को चाहिए उसका इंतजाम होगा, और 50 बेड होंगे जो नॉर्मल ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए। क्या लग रहा है सर, आपने तैयारी कितनी जल्दी की है, कितना ये चुनौती भरा समय है और आगे के जो आसार हैं, क्या आपको लग रहा है कि ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं जिसके लिए इस प्रकार की तैयारियां की गई? देखिए, मैं समझता हूं कि ये स्टेट लेवल पे ये एक अंडरस्टैंडिंग थी। हमने एक असेसमेंट किया था स्टेट मेडिकल एजुकेशन विभाग के अंतर्गत कि हमने एक असेसमेंट किया था कि जैसे 23 करोड़ इस यूपी स्टेट की पॉपुलेशन है, उसमें 42% 42% ससेप्टेबल बच्चे हैं जिनको ये पॉसिबली इन्फेक्शन जो ससेप्टेबल जोन में आते हैं। उस अगर आप 42% में अगर आप देखिए तो जो ससेप्टेबल जो संख्या आती है वो है 9.2 करोड़। मतलब 23 करोड़ में 9.2 करोड़ बच्चे ससेप्टेबल जोन में आते हैं। अब उसमें से 1% हम समझते हैं कि उनको 1% को, तो उसमें वो बनता है 9.2 लाख्स। तो 9.2 लाख्स उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश में हमने उसकी एक व्याख्या की कि इतना हो सकता है। हमें ये भी मालूम है कि हमारे जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में, उन सबकी पॉपुलेशन अलग अलग है। तो उसके हिसाब से एक कैलकुलेशन किया गया कि हमें 4 बेड चाहिए 1 लाख पॉपुलेशन के लिए। उसके हिसाब से हमने ये डिसाइड किया कि हर मेडिकल कॉलेज में करीब 100 बेड्स का PICU होना चाहिए। उसके अंतर्गत हमने ये सब डिसीजंस लिए गए हैं।
लखनऊ से केजीएमसी से डॉक्टर विपिन पुरी जो कि यहाँ के वीसी हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे चीज़ें निर्वहन कर रहे हैं और जो मुख्यमंत्री की मंशा है उसमें पूरा एक खरा उतरने का प्रयास है और 100 बेडों का यहाँ पे बच्चों के लिए एक बना दिया गया है एक, और ये उम्मीद के साथ कि इनमें जो भी 0 से लेके 18 वर्ष तक के बच्चे होंगे उनका उपचार होगा। अटेंडेंट की बात करें उसमें भी इन्होंने बेखूबी से जवाब दिया है कि उनके लिए भी व्यवस्थाएं होंगी। तो थर्ड फेज को लेके जितनी भी तैयारियां चल रही हैं वो तेज हैं और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की मंशा है कि इस थर्ड फेज में किसी को हानि न पहुंचे, मौतें न हो, उस पर खरा उतरने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ उत्तर। तो यहाँ आपको बता दें कि उन्नाव को भी नियम और शर्तों के साथ अनलॉक किया गया है। उन्नाव में 600 से कम कोरोना केस हैं, इसलिए सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस के साथ ही उन्नाव डीएम ने भी व्यापारियों को निर्देशित किया है कि मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। उन्नाव में अनलॉक पर इंडिया न्यूज संवाददाता गौरव शर्मा ने वहां का जायजा लिया। आप भी देखिए किस तरीके से उन्नाव में अनलॉक के बाद बाजार दिखा। उन्नाव को भी अनलॉक कर दिया गया है और उन्नाव में 600 से कम केस हैं, 409 केस हैं और जिसके चलते उन्नाव को अनलॉक किया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो अनलॉक किया गया सिस्टम है उसके तहत यहाँ पे जो दुकानें हैं बाज़ारों में वो खुलना शुरू हो गई हैं। लोग व्यापारी अपनी दुकानों पे बैठने लगे हैं और साफ तौर पे जो उन्नाव डीएम और सरकार के कोविड गाइडलाइंस को लेकर निर्देश हैं उनका पालन किया जा रहा है। लोग अपनी दुकानों पे जो बैठे हुए हैं वो मास्क लगा के बैठे हुए हैं, साफ तौर से देख सकते हैं। और जो भी यहाँ पे जो उनके कस्टमर हैं वो भी मास्क लगा के ही आ रहे हैं। उन्नाव के डीएम ने एक चीज़ साफ कर दी है कि सुबह 7 बजे से और शाम के 7 बजे तक जो भी दुकानें हैं, प्रतिष्ठान हैं वो खुलेंगी और उसके बाद आंशिक रूप से जो कोरोना कर्फ्यू चल रहा था वो लगातार जारी रहेगा और सिर्फ 7 से 7 खुलने का आदेश किया गया है। और जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उन औद्योगिक क्षेत्रों को भी खोला जा रहा है और साफ तौर पे वहाँ पे जो भी कामगार हैं, जो भी मजदूर हैं वो वहाँ पे जाएंगे, उनके पास अपने आईडी कार्ड होंगे, उसके साथ वो यहाँ पर आ जा सकते हैं। जिनका लेट नाइट में निकलना होगा वो अपने आईडी कार्ड को दिखा के पुलिस को उसका आंशिक कर्फ्यू के दौरान वहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं कि कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन किया जाए। सर, जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत अब खोल दिया गया है, तो कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनको आप लोग फॉलो कर रहे हैं? मास्क प्रॉपर यूज़ करना, फेस मास्क कस्टमर्स को भी अप्लाई करा रहे हैं। सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। और कस्टमर को अपनी दुकान के अंदर कितने कस्टमर को अभी आप ले रहे हैं? कस्टमर्स को उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं कि उनकी डिस्टेंस मेंटेन रहे। डिस्टेंस मेंटेन है, बिल्कुल। सोशल डिस्टेंसिंग भी एक बड़ी चीज़ है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी दुकानों में पालन कराया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो बेकरी की दुकान है यहाँ पे लोग आए हुए हैं और साफ तौर पे यहाँ पे लोग अपने मुंह पे मास्क लगाए हैं। जो दुकानदार हैं वो भी अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं और उनसे बात करते हैं कि सर, अब खोल दिया गया है, कैसा लग रहा है और कौन कौन से नियमों को फॉलो कर रहे हैं आप? सर, कोविड के सारे नियमों को पालन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, मास्क लगा के, सैनिटाइज़र लगा के यूज़ किया जा रहा है। बिल्कुल, मास्क लगाया जा रहा है, सैनिटाइज़र का यूज़ किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन भी किया जा रहा है और साफ़ तौर पे ये दुकान जो है वो खुल चुकी हैं, अनलॉक हो चुका है पूरी तरीके से। उन्नाव को अनलॉक कर दिया गया है और उन्नाव डीएम के जो भी आदेश है उनका भी पालन कराया जा रहा है सख्ती से। और सरकार की जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस है उसके तहत इनको अनलॉक किया गया है और 600 से कम केस है उन्नाव में, इसलिए अब उन्नाव अनलॉक है। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज़। तो वहीं कोरोना से जंग के लिए आज पूरे प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। प्रदेश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का आज से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। गोरखपुर में वैक्सीनेशन करवाने वालों में भारी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जो लोग हैं वो बेहद उत्साह के साथ पहुंचे और बेहद उत्साहित दिखे, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं इस बात का उत्साह था कि उन्हें आज वैक्सीन लगेगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान होने वाली मौतों ने एक परिवार को झकझोर कर रख दिया है। एक ही परिवार में एक ही दिन 5 लोगों की 13वीं मनाई गई। दुख भरा ये मामला भाटी परिवार का है। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता और उन्होंने वहां का जायजा लिया। दूसरी लहर में आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ की एक जो संकट आया, एक परिवार पे इतना बड़ा संकट आया कि एक परिवार में 8 लोगों की मौत हो गई 8 दिन में। मैं परिवार के साथ हूँ, परिवार से जानकारी लेना चाहते हैं किस तरीके से क्या रहा जो इतनी बड़ी संकट आई, अभी तक कोई सरकार नहीं देखा।
क्या मामला रहा? हमारे घर के एक एक लोग बीमार होते गए, जैसे बुखार आया ऐसे नॉर्मली, बहुत ज़्यादा किसी को जानकारी भी नहीं थी, तो सब लोग ऐसे ही अपना चले गए हॉस्पिटल एक एक करके। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा पता था कि ये सब ज़्यादा चल रहा है, तो उन्होंने अपना टेस्ट करवाया था, बट जैसे टाइफाइड सबको निकल रहा था तो उनका नेगेटिव निकला हम लोग, बट फीवर नहीं ठीक हो रहा था। हम लोग दवाई ले रहे थे बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए प्राइवेट, और उनके 3 भाई पहले से ही उस हॉस्पिटल में थे। वहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं हुआ, दवाई दी जा रही थी, हम लोग को कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बट ऑक्सीजन सबको चलाए जा रहे थे। फिर वहाँ भैया एक्सपायर हो गए 25 तारीख को। उसके पहले हमारी माताजी एक्सपायर हो चुकी थी घर में, क्योंकि वो भी इन लोगों के संपर्क में थी, एक दूसरे से जुड़े हुए तो थे ही, सब लोग एक दूसरे से मिलते रहते थे। उसके बाद हम लोग टेस्ट करवाए, फिर वो पॉजिटिव निकले, तो हम लोग दोबारा टेस्ट करवाए, मतलब फिर वो पॉजिटिव निकले तो उनको ले जाके इंदौर हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और वहाँ भी कोई नहीं बचा। आपके ऊपर इतने परिवार के ऊपर इतनी बड़ी संकट आया, इतना प्रभाव रहा, सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति कोई भी आज तक कोई आया भी नहीं है, और मदद की तो बात ही छोड़ दीजिए। मुझे तो नहीं लगता अब कोई आएगा, मदद करना तो दूर रहा। ये परिवार की छोटी बहू हैं, जिनका मतलब बहू होने के बाद 8 लोग की मौतें हो गई, सामने हो गई। सरकार की बात अगर की जाए तो सरकार का कोई भी बंदा इनके परिवार को देखने नहीं है, इनके आंसू पोंछने नहीं आया। एक हफ्ते में जिस परिवार की 8 लोगों की मौत हुई हो, जिस परिवार में, उस परिवार के ऊपर क्या बीतता हो। अगर बात सरकार की छोड़ दिया जाए, गांव के लोग भी इनसे मिलने नहीं आए, इनसे दूरी बना लिया, इनके रिश्तेदारों ने दूरी बना लिया। लेकिन सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार कहती थी हर कोरोना व्यक्ति के ऊपर जो भी संकट आएगा उसकी पूरी मदद की जाएगी, लेकिन सरकार ने नहीं देखा। उसके बाद सरकार की बात हो गई, सरकार ने नहीं देखा। और अगर राजधानी लखनऊ में एक मात्र लगभग 12 किलोमीटर दूरी पे मड़ियाव क्षेत्र के ग्राम पंचायत इमलिहा गांव की ये घटना है, जिसको सरकार एक बार जरूर देखे, इनके आंसू जरूर पोंछे। इनका कहना है इस चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, एक बार सरकार इनके घर जरूर आए। रामचंद्र, इंडिया न्यूज़ से लखनऊ के लिए। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्य पर प्रदेश के अन्य राजनीतिक दल भी हावी दिखने लगे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने 2022 में बीजेपी की बत्ती गुल होने की बात कही थी। नदी में लाशें दिखने के बाद सरकार पर आरोप लगाया था। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने संजय निषाद से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है संजय निषाद का। इसी में यदि हम बात करें, हमारे साथ निषाद पार्टी से डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके भी, चूंकि ये डॉक्टर भी हैं और उसके साथ साथ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी से, क्या है इनके मन में, किस प्रकार का इनका दर्द है, ये भी हम समझेंगे। सर, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उनको लेके आप क्या कहेंगे? लगातार राजनीतिक घटनाक्रम चेंज हो रहा है, कहीं मांग चल रही है योगी जी को कि हटाने की, आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से या तो सरकार फेल है, व्यवस्था फेल है। इसको तो मोदी जी ने खुद ही साबित कर दिया कि अभी जो उन्होंने बयान दिया उसमें एक बार भी सरकार का नाम नहीं लिया, मुख्यमंत्री जी का, खाली प्रमुख सचिव का नाम लिया। तो ये तो खुद उनकी पार्टी खुद ही तय कर लेगी फेल है। और सामने भी दिखाई दे रहा है कि इतनी लाशें जो गंगा के नाम पर, जिस पवित्र गंगा के माँ के नाम पर सरकार बनी हो, मोदी जी आए हों और इस प्रदेश की सरकारें धर्म के नाम पर बनी हो, उस गंगा में लाशें बहाई जा रहे हों, और एक षड्यंत्र के तहत उन गरीबों को, जो मछुआरे जो नदियों के किनारे रहते हैं और बिरादरी जो बेचारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी से वंचित हैं, ऐसे में चूंकि कोरोना में डॉक्टरों पैसे से, कोरोना तो केवल जलाने से मरता और शरीर के अंदर मारा जाता है, शरीर उसको एंटीबॉडीज बना के मारती है जब उसे इम्यून सिस्टम। तो ये एक षड्यंत्र है कि इस देश को इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाली जो पैथी है, होम्योपैथी बंद कर दो, आयुर्वेद बंद कर दो, उनके डॉक्टरों का बजट बंद कर दो, उनके खिलाफ षड्यंत्र कराओ, में खड़ा कर दो, वो ये दवाई नहीं लिखेंगे, वो दवाई नहीं। जो इम्यून सिस्टम ही मारता है कोरोना को, एक तो षड्यंत्र वहाँ हुआ कि वो सिस्टम बंद हो गया, और एलोपैथी में कोई दवाई नहीं जो इम्यून सिस्टम बढ़ाए, वो खाली न्यूट्रिशन देते हैं। इम्यून सिस्टम खत्म करता कई दवाएं ऐसा है दुनिया में, जो बंद होती दवाई वो यहाँ चल रही है। कहने का अर्थ ये है कि कामकाज को लेके बीजेपी में जो योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश में घिरे हुए हैं, तो कामकाजों में क्या सवाल आप खड़ा करना चाह रहे हैं? किस प्रकार के ये फेलियर साबित हो रहे हैं?
पहले तो देखो ना, लाशें जो फेंकने वाले हैं उन अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए। जो उनको पैसा दिया था उनको जलाने के लिए, वो कहाँ चला गया पैसा? ऐसे में इनको मारने जो भी, अब नदी को प्रदूषण के लिए इन्हें टीम भेजनी चाहिए कि आगे कोरोना गलती से अगर लाशें चली भी गई तो कम से कम रोगी न हो। दूसरी और भी बातें हैं कि जो इन्होंने वादा किया था जब ये सांसद थे तो सदन में बोला था कि मछुआरों को आरक्षण हम देंगे, मिलना चाहिए, ऐसा ऐसा संविधान में ये देश को आजाद कराने वाले ट्राइबल हैं, जड़े लोग हैं। एक नदियों के किनारे रहते हैं, कांग्रेस धोखा देती है, सपा धोखा देती है। 7 जून 2015 को रेल रोका था, उसमें सपा की सरकार थी, गोली चला, मेरा भाई मारा गया, 302 मुलजिम। इन्होंने कहा था नहीं हम आएंगे तो दे दें, और इन्होंने धरना दिया। 2017 में इन लोगों ने बोला था, विशेषज्ञ जीतने के बाद विशेषज्ञ हाल में प्रदेश के मछुआरों के साथ कहा था नहीं हम देंगे, और सभी पार्टी धोखा देती है। और फिर उन्होंने अभी 2019 में भी बोला, हम लोग गए जिस काम के लिए, इन्होंने कहा भाई आप मेरे साथ आओ और हम आपको आरक्षण देते हैं और आपके कार्यकर्ता उनको मंत्रिमंडल में हम शामिल भी करेंगे और एक विशेष जगह देंगे और 18% आबादी संभालने के लिए आपको ताकत भी देंगे। आज के दिन में 2 साल बीत गया, पूरे समय 2019, 2020, 21 चल रहा, आने वाला है। तो आज के दिन में सहयोगी दलों की बैठक न करना एक तो पहला फेल है कि आप किसी को, हम कहते हैं विपक्ष का न करो, लोग जिसके सहयोग के सरकार बनी उसके साथ तो बैठक करिए ना। ये जो कलह है कहीं में कहीं बाहर के जो उत्तर प्रदेश की अन्य पार्टियां हैं उनको भी भाने लगी है, और यही कारण है कि अब उनकी भी आवाजें उठने लगी हैं। इसलिए अब उठने लगी हैं क्योंकि बीजेपी की जो कामकाज है उसको लेके उठी, जो कोरोना काल में लापरवाहियां हुई उनको लेके यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने खुलकर कहा कि इस प्रकार की यदि लापरवाही रही है तो जाहिर सी बात है 2022 में बीजेपी की बत्ती गुल होगी। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ विकास प्राधिकरण पौधारोपण में इन दिनों बड़ा खेल चला है। हर साल करोड़ों की संख्या में पौधे लगाए जाते हैं। इस बार भी पौधारोपण के तहत गोमती नगर विस्तार में 2 दिन पहले पौधे लगाए गए थे। 2 दिन बाद ठेकेदार पौधे उखाड़ने जाने लगे। आपको बता दें कि जब हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे तो देखिए ठेकेदार क्या बोलने लगे। जी क्या चीज? मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में, ये तस्वीर दिखाने के लिए कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हर साल करोड़ों पेड़ लगाने के दावे किए जाते हैं, लगाए भी जाते हैं, खर्च भी किए जाते हैं, लेकिन उसकी असली तस्वीर दिखाने के लिए आप इस समय मौजूद हो। देखिए आप, ये पेड़ हैं, ये पेड़ अभी 2 दिन पहले ये लाइन से पेड़ लगाए गए थे, दोनों रो में पेड़ लगाए गए थे, और ये पेड़ का गार्ड भी है, जो लोहे का बना हुआ है पेड़ का गार्ड आप देख सकते हैं, ये वो भी है। लेकिन आपको बता दें कि 2 दिन पहले लगाए गए तो उसके बाद सारे पेड़ को उखाड़ के देखिए आप ट्रैक्टर ट्राली में भर दिया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों से बात की गई तो उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पेड़ है, ये वो पेड़ जो लगाए गए थे उसको उखाड़ा जा रहा था। उसके बाद जब इन लोगों ने विरोध किया तो बताया गया कि यहाँ पर जो मुसलब पेड़ है उसको लगाया जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो यहाँ तमाम वैरायटी नीम के तमाम सारे पेड़ लगाए जाते हैं उसको उखाड़ के वो एक ऐसा पेड़ लगा रहे हैं जिस पेड़ का कोई काम नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसको लेकर विरोध किया गया। तो उसमें बात पता चली कि कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ये बड़ा खेल किया जाता है कि पहले तो जो पेड़ अच्छे हैं, जो फलदायी होते हैं या जो लाभदायी होते हैं उसको लगाया जाता है, बाद में उस पेड़ को बदल के ऐसे पेड़ को लगाया जाता है जो किसी काम का नहीं है। तो कहीं ना कहीं ठेकेदार और इंजीनियरों की मिली भगत से ये जो वृक्षारोपण का खेल है, इस तरह बड़ा खेल किया जाता है, जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो लोग जिम्मेदार अधिकारी उनसे शिकायत करने के बाद अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है। कोरोना महामारी के बीच आज देश का पहला बड़ा मंगल मनाया जा रहा है। ऐसे में मंदिरों में कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए विशेष पूजा अर्चना की गई। इतना ही नहीं, मंदिरों में विशेष पहल भी की गई। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, देखिए आप। कोरोना वैश्विक महामारी ने जहां एक बार मंदिरों में पूजा अर्चना का स्वरूप बदला, लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग में आ गए, वहीं आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के जो कालेवीर मंदिर है, मोहनलालगंज स्थित कालेवीर मंदिर में यहाँ पर जो बड़े मंगल पर बड़े बड़े भंडारे होते थे, आयोजन होते थे, उनका भी कहीं ना कहीं स्वरूप बदल दिया। अब लोगों ने ज़रूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर रखा है। आप देख रहे हैं ये बालाजी मंदिर है मोहनलालगंज का, और यहाँ हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जो समाज सेवी लोग हैं, उन्होंने जो हर बार भंडारे कराते थे, इस बार भंडारा ना करा करके यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्थाएं की हैं। हम बात करते हैं उन्हीं से। सर क्या नाम है आपका? विजय कुमार द्विवेदी। द्विवेदी जी बताइए, इस बार आप लोगों ने भंडारा ना करा करके क्या व्यवस्थाएं की हैं? जनता की को देखते हुए
वैसे हर साल हम कराते थे भंडारा, लेकिन जो पैसा लगता था भंडारा में, वही पैसा हम जनता के लिए ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। सर, जहां एक बार देखा गया कि लोगों की सांसें उखड़ रही थी ऑक्सीजन ना मिलने से, तो कैसे ये ख्याल आया कि इस बार हम भंडारा ना करा करके और इस तरह की व्यवस्थाएं करें ताकि लोगों को जरूरत पर? भाई, इसमें चूँकि क्षेत्र में मैंने देखा आपकी बार पूरी समिति ने पूरा जो है कि यहाँ पर डे हर दिन 2-3 मौतों का जो है सिलसिला केवल ऑक्सीजन न मिलने के कारण ही आया है। दवाइयाँ सब कुछ थी, लेकिन केवल ऑक्सीजन अगर मिल जाता तो शायद बहुत से परिवार उजड़ने से बच जाते। इसी को देखते हुए पूरी समिति ने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब भंडारा इस साल नहीं होगा, और जो भी पैसा होगा जो उसका आता था या अपने पास से जो भी है उसके लिए हम लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे। और अभी एक ये डबल नोजल का कंसंट्रेटर आया है, और इसके साथ साथ अभी 2-3 और आने को आश्वासन मिला है, तो वो भी जल्दी ही व्यवस्था करके जो है ज़रूरतमंदों को अगर ज़रूरत पड़ती है तो निःशुल्क दिया जाएगा। निःशुल्क दिया जाएगा, बिल्कुल। सर, किस तरह से व्यवस्थाएं करेंगे, जो ज़रूरतमंद है उनको कैसे पहुंचाया जाएगा, क्या आगे की आपने तैयारियां की? तैयारी हम लोग ये कर रहे हैं कि जो भी क्षेत्र की जनता है जिसको आवश्यकता है उसको इंस्ट्रूमेंट लाके उनके घर पे जाके व्यवस्था करके देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में प्रचार करेंगे कि हमारे पास ये व्यवस्था है, आप हमसे संपर्क करें। बिल्कुल। तो यहाँ देखा कि ये वो लोग हैं जो हर वर्ष बड़े बड़े भंडारों का आयोजन करते थे, पूरी सब्जी बंटती थी। अब कहीं ना कहीं वैश्विक महामारी ने उस भंडारे का स्वरूप बदल दिया। जैसे कि लोग इस बार देखा गया है कि एक एक सांस के लिए परेशान थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था उन्हें वक्त पर। ऐसा देखकर यहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडरों की निःशुल्क व्यवस्था की गई है ज़रूरतमंदों तक इसको, ताकि पहुँचाया जा सके। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज दूसरे दिन फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। आज डीजल की कीमत 23 से 24 पैसे, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 25 से 26 पैसे तक बढ़ी है। मई के महीने में तेल की कीमतों में 16 बार बढ़ोतरी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि इस महीने में देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। लखनऊ में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखा जा रहा है। लखनऊ का ये हजरतगंज का पेट्रोल पंप है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो यहाँ पे 91 रुपये 88 पैसे तक पेट्रोल बढ़ चुका है। कल भी ये 68 पैसे बढ़ा और आज की बात करें तो आज भी ये 24 पैसे बढ़ा है। जो लोग यहाँ पे पेट्रोल भरा रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है सर? इस प्रकार की महंगाई में आप कैसे अपने आप को मेनटेन कर रहे हैं और जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसमें क्या कहेंगे? इस समय तो ऐसे ही प्रॉब्लम चल रही कोरोना को लेके, और काफ़ी ऑफिस में बंद रह रहा है, वहाँ भी सैलरी वगैरह कट रहा है, उसके बाद ये भी बढ़ रहा है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहें कम से कम इसके लिए कुछ सोचा जाए, उसको कुछ किया जाए इसके लिए। आप कहाँ से आते हैं और कितना रन करते हैं, कितना पेट्रोल डलाते हैं, क्या खपत है आपकी? मेरा लगभग यहाँ से 12 किलोमीटर घर है लखनऊ में ही, बुद्धेश्वर के पास में, वहाँ से आते हैं। और डेली का जो मेरा 1500 का महीने खर्चा था, इस समय वो 2000 के ऊपर निकल गया है। तो लखनऊ के पेट्रोल पंप पे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो कि जिनका 1500 का महीने खर्चा था वो अब 2000 तक बढ़ गया, यानी 500 रुपये महीने में अधिक खर्चा का लोड बढ़ चुका है। दूसरी तरफ इस कोरोना काल में बहुत से लोगों का यही कहना है कि एक तो कोरोना की मार झेल रहे हैं, उसमें आर्थिक तंगी का नुकसान हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ यदि पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और वही सरकार से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि कहीं बढ़ते दामों पर लगाम लगने पर सरकार विचार करे, जिससे आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद।